हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान एकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में गणित शिक्षण के संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सिलेबस के अनुसार जो भी क्वेश्चन थे, जो भी हमारे टाइप थे, उसके हम एक एक करके हम लोग पढ़ा है। हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था गणित के उद्देश्य, उसके बाद साथ में ही सिलेबस को देखा था। उसके बाद अगली क्लास में हम लोगों ने देखा था गणित की प्रकृति क्या होता है, उसके साथ साथ एनसीएफ को देखा था। चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो वक्त बीत चुका है उसमें सोचिए मत उसको, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है। अब जो वक्त बचा हुआ है उसमें एकदम जी जान करके लग जाइए, एकदम जी जान से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक। तो आज की हमारी पहली टॉपिक है गणित की भाषा, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित की क्या होती है? अपनी एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम और पर्यायवाची संक्षिप्त रूप से आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। मतलब कि क्या है, गणित की अपनी क्या होती है? एक भाषा होती है जिसके अंतर्गत शब्द भंडार, शब्द क्रम, पर्यायवाची संक्षिप्त रूप आदि संगठन से निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, रोजन ब्रेंकन के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी है, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार। गणित विज्ञान का क्या है? प्रवेश द्वार और कुंजी है। क्या है? प्रवेश द्वार और कुंजी है। अब देखते हैं हम लोग गणित भाषा के अंग। गणित भाषा के कौन कौन से अंग हैं? पहला हो जाएगा पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेत। तो ये क्या है? हमारा गणित भाषा के अंग। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है गणित विषय में भाषा के कार्य। तो इसमें पहला है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो जो हमारा गणित विषय की में भाषा के कार्य के संबंधित पहला जो पॉइंट है वो क्या है? तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, मतलब कि तर्क के आधार पर बच्चों को सोचने के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करना। दूसरा क्या है? संकल्पना एवं शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करना, मतलब कि जो भी भिन्नता हो, शाब्दिक भिन्नता जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम होती है उसको क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्दों को सरल बनाना, जैसे जो भी हमारी परिभाषा होती है उसको अपने अनुसार व्यवहारिक रूप में बच्चों को बताना। ये क्या है? गणित विषय में भाषा के कार्य। अगला है एक ही विचार को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, मतलब कि बच्चों में इस तरह का अभिव्यक्ति का विकास करना कि एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से बता सकें। उसके बाद है गणित की भाषा कैसी हो। तो गणित की भाषा कैसी हो? पहला पॉइंट है सरल व बोधगम। गणित की भाषा का क्या हो? सरल हो और बोधगम हो, मतलब क्या हो जाए? इजी से, आसानी से बच्चों को समझ में आ जाए। अगला क्या है? मानसिक स्तरानुसार बोधगम। दूसरी क्या है? मानसिक स्तरानुसार बोधगम। वो क्या हो? मानसिक के अनुसार, मतलब कि ऐसी भाषा हो जिससे क्या हो ना, मानसिक विकास हो। अगला है सरल परिभाषिक शब्दावली, और जो परिभाषा जो हो वो क्या हो? सरल हो। अगर सरल नहीं है तो उसे क्या कर, शब्दावली का ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे बच्चों को समझ में आ सके। अगला है अमृत बातों के चिंतन में सहायक हो, मतलब कि ऐसी मतलब वाणी हो, ऐसी भाषा हो जिससे बच्चों को इजिली क्या हो जाए? समझ में आ जाए। पांचवा पॉइंट है विषय वस्तु समझने का आधार। तो क्या हो जाएगा? विषय वस्तु समझने का आधार भी क्या हो जाएगा? गणित की भाषा के अंतर्गत आएगा। किस प्रकार की भाषा होगी? तो ये प्रकार की भाषा हो जिससे क्या हो जाए? गणित भाषा में भाषा के कार्य के अंतर्गत ये होगा। अगला है गणितीय भाषा के गुण। अब हम लोग देखेंगे गणितीय भाषा के गुण। पहला है गणित भाषा किसी वस्तु या संकल्पना और उसके नामों में अंतर करती है। तो क्या करती है? अंतर करती है। किसमें? संकल्पना और नामों में अंतर करती है। दूसरा पॉइंट है किसी एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी एक विचार को हम लोग क्या कर सकते हैं? गणित के गुण क्या कहते हैं? एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित या व्यक्त कर सकते हैं। अगला है संक्षेपण का प्रयोग करना, मतलब क्या है? उसको संक्षेप में यूज करना। साधारण भाषा को गणितीय रूप देना,
जो हमारी साधारण भाषा है, जैसे हम लोग इबारती क्वेश्चन करते हैं, बनाते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, गणितीय रूप देना। जैसे क्या है, 5 किलो आम कितने का है, या इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गणितीय रूप, साधारण भाषा को गणितीय रूप देना। अगला है तार्किक शक्ति क्षमता का विकास करना। मतलब क्या होगा, तर्क के आधार पर बच्चों को सोचने समझने की और तार्किक क्षमता की विकास करना। चलिए आगे देखते हैं, सामुदायिक गणित। अगला टॉपिक हमारा क्या है, सामुदायिक गणित। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है, या हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रख रखाव में मदद करता है। तो गणित क्या, सामुदायिक गणित का निगत क्या है, गणित महान सामाजिक महत्व का विषय है, और यह हमारी सामाजिक संरचना के उचित संगठन और रख रखाव में क्या करता है, मदद करता है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मतलब कि आपको सामाजिक जीवन यापन करने के लिए आपको गणित की क्या होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है। जैसे समाज में कोई भी लेन देन होगा, व्यापार होगा, उद्योग होगा, आदि व्यवसाय गणित पर ही क्या है, निर्भर है। जैसे कि आज के समय में जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं वो किसके बेस पर है, गणित के आधार पर किए जाते हैं। लेन देन जितना भी होता है, व्यापार जो होता है, उद्योग है, ये सब क्या है, किस पर डिपेंड है, ये सब डिपेंड किस पर है, गणित पर ही निर्भर है। अगला पॉइंट है, गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। गणित के अभाव में संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था एवं संरचना का स्वरूप बिगड़ जाएगा। अर्थात मानव का सामाजिक जीवन गणित पर निर्भर करता है। जी हाँ, गणित के अभाव में क्या हो जाएगा, सामाजिक जो व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, उसका संरचना का जो स्वरूप है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक जीवन जो है गणित पर ही क्या है, निर्भर है। नेपोलियन का देखिए एक कोटेशन है। नेपोलियन ने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि गणित की प्रकृति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। मतलब कि इन्होंने क्या कहा है, गणित की प्रकृति और सुधार जो है राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, सामुदायिक जीवन में गणित के महत्व। अब हम लोग देखते हैं सामुदायिक जीवन में गणित के क्या क्या महत्व हैं। तो नंबर 1 है नैतिक मूल्यों का विकास। जी हाँ, गणित के द्वारा ही क्या होता है, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। संस्कृति एवं मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक और मूल्यों के विकास भी होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जीवकोपार्जन संबंधित मूल्यों का विकास। जी हाँ, जीवकोपार्जन मतलब जीवन कैसे चलाना है, जीवकों को कैसे चलाना है, उससे संबंधित भी क्या किया जाता है, मूल्यों का विकास गणित के महत्व के द्वारा ही किया जाता है। गणित का ये क्या है, महत्व है। अगला क्या है, मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास। इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, मनोवैज्ञानिक मूल्यों का भी क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। अगला है समाज और गणित। गणित के महत्व का निगत क्या है, समाज और गणित। इससे के द्वारा समाज क्या होता है, एक अच्छा समाज बनाया जाता है गणित से, क्योंकि जितने भी लेन देन, उद्योग, जो भी हमारे व्यापार है, सब किस पे डिपेंड है, गणित पर ही। उसी तरह से गणित का भी लिए हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं अलग अलग तरीके से, तो हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं। पहला है हमारा आगमन विधि। देखिए दो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है आगमन विधि, एक है निगमन विधि। इससे तो हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, सभी में, सीडीबी में बनते हैं, ईवीएस से भी बनते हैं, कभी ईवीएस भी बनते हैं, मैथ से बनते हैं, इंग्लिश से भी बनते हैं, सभी जितने भी हमारे पोर्शन है सभी से हमारे शिक्षण विधि से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगमन विधि देखते हैं। आगमन विधि गणित शिक्षण में एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधि है। क्या है, प्रभावशाली विधि है। आगमन विधि में उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम को बताया जाता है या फिर निकाला जाता है। तो आगमन विधि में क्या किया जाता है, पहले उदाहरण बताया जाता है, उससे क्या किया जाता है, नियम निकाला जाता है। चलिए इसको देखते हैं। लैंडल ने कहा है कि जब कभी हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर इनके स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन प्रणाली या फिर आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लैंडल ने कहा है, बालकों के सम्मुख बहुत से तत्व, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत किया जाए और
फिर उनसे स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जो बालक है, बालकों के सामने क्या किया जाए, उदाहरण दे दिया ढेर सारा और वस्तुएं कुछ प्रस्तुत कर दी जाए। उसके बाद उनसे कहा जाए कि इसका आप निष्कर्ष निकालिए। तो जब वो उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो वही विधि हमारी क्या होती है, आगमन विधि होती है। इस विधि में सामान्यतः 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब यह जो चीजें हमें ज्ञात है उसके आधार पर जो अज्ञात नहीं है उससे रिलेट किया जाता है, उसको जाना जाता है। उसके बाद है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट मतलब स्पेशल, कुछ स्पेशल जो हो, स्पेशल से हमारा क्या जाएंगे, जनरल की ओर। मतलब इसका मतलब हो जाएगा जो चीजें विशिष्ट है उसको बताया जाएगा, उससे उसके बाद क्या किया जाएगा, सामान्य को बताया जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा पॉइंट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले कोई भी पार्ट है उसका हमने पूरा होल पार्ट बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, पूरा बड़ा पार्ट बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके सूक्ष्म छोटे छोटे पार्टों को बताएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आगमन विधि। आगे देखते हैं निगमन विधि। ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, इसे देखते हैं। निगमन विधि आगमन विधि की पूर्णतया विपरीत विधि है। मतलब क्या है, आगमन और निगमन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें पहले छात्रों को नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और आगमन में क्या था, पहले उदाहरण बताया जाता था, फिर उसके बाद नियम। अब देखो हम कैसे पहचानेंगे आगमन में पहले नियम होता है कि और निगमन में पहले नियम होता है। देखो नी लिखा हुआ, निगमन में नी पहले लिखा हुआ है, निगमन में नी पहले लिखा हुआ, इसका मतलब इसमें पहले क्या होगा, नियम होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उदाहरण होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग पकड़ सकते हैं, नी से नियम और उसके बाद क्या हो जाएगा, आगमन में पहले क्या होगा, उदाहरण हो जाएगा। लेंडल ने कहा है कि निगमन विधि द्वारा शिक्षण पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उनकी पूर्णता स्पष्ट किया जाता है। तो लेंडल ने यही कहा है, सेम उसका अपोजिट यहाँ पे भी हो रहा है। पहले परिभाषा या नियम बताया जा रहा है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके तथ्यों तक पहुंचाया जाता है। इस विधि में निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ सूत्र है, जैसे उसमें था, ये भी क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे क्या है, उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, इसमें क्या हो गया, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें क्या था, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और हमारा निगमन विधि में क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तीसरा है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और उसमें क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसके बाद अगला क्या है, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। मतलब कोई भी सिद्धांत है, नियम है, बता दिया जाए, उसके बाद उसके उदाहरण के बताया जाए। गणित में लेकिन निगमन विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, उसके साथ आगमन का भी किया जाता है, लेकिन निगमन का देखते हैं ज्यादा था, क्योंकि पहले एग्जाम्पल ना बता करके पहले क्या बताया था, यहाँ इसका ये फार्मूला है, इसका फार्मूला यूज कर देख लीजिए, उसके बाद उसके कुछ उदाहरणों को बताया जाता है। दोनों का यूज किया, लेकिन उसका भी ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं विश्लेषण विधि। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें क्या है, विश्लेषण विधि में किसी तथ्य या समस्या को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। मतलब क्या किया, जो भी हमारी समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, उसको उसके बाद एक एक पॉइंट को समझते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, विश्लेषण विधि। टुकड़े या खंड इस प्रकार किए जाते हैं कि इसको मिलाने पर वही विषय या समस्या अपने स्वरूप में लौट जाती है। इस प्रकार रेखा गणित, अंकगणित, बीज गणित की समस्याओं का हल खोजने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी बड़ा पार्ट है, पूरा पार्ट है, उसको टुकड़े में विभाजित कर दिया जाए और एक एक पार्ट को समझा जाए, उसको जब मिला दिया जाए तो वही विषय या समस्या में वापस स्वरूप में लौट जाती है। तो यह कौन सी विधि कहलाएगी, हमारी विश्लेषण विधि कहलाएगी। इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जाता है। कहां कहां किया जाता है, जैसे पहला है अंक गणित में किसी न किसी समस्या को हल करना होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है जब किसी प्रमेय को सिद्ध करना होता है, कोई भी हमारा अगर प्रमेय होगा, अंक गणित संबंधी कोई भी क्वेश्चन होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। जब रेखा गणित में किसी रचना का हल ढूंढा जाता है, जब रेखा गणित में कोई भी रचना होगी, उससे संबंधित उसका हल ढूंढना होगा, रचना लिखना होगा, तब भी किसका प्रयोग करेंगे, विश्लेषण विधि का प्रयोग करेंगे। अगली विधि हमारी है संश्लेषण विधि। ये क्या है, विश्लेषण का क्या है, अपोजिट है। जैसे हम लोग आगमन का निगमन अपोजिट था, उसी तरह विश्लेषण का संश्लेषण है। विश्लेषण विधि में सामान्य को खंडों में तोड़कर उसके हल की विधि खोजी जाती
है, परंतु संश्लेषण विधि में समस्या के इन खंडों को मिलाकर उसका हल प्रस्तुत किया जाता है। उसका क्या है, जस्ट अपोजिट ये क्या है, संश्लेषण विधि। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है। कहां से, ज्ञात से अज्ञात, मतलब जो चीजें जानते हैं उससे बता करके उसके बाद क्या करेंगे, अज्ञात की ओर चलेंगे। तो ये हमारा विधि इसके अंदर आएगा, संश्लेषण विधि। इसलिए यह शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। यह कौन सी विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि। ये भी देखिए हमारी इंपॉर्टेंट है। इस विधि की खोज प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने की थी। किसने की थी, H.E. आर्मस्ट्रांग ने की थी। इसका प्रयोग विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए किया गया था। इसके लिए, विज्ञान विषय के लिए स्पेशली किया गया था, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण गणित में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इस विधि में छात्र अन्वेषक मतलब होता है खोज के रूप में क्रियाशील, मतलब कुछ ना कुछ वो खोजते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तथा वे स्वयं कार्य कर समस्याओं के समाधान प्राप्त करते हैं। इस विधि शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जैसे विज्ञान में प्रयोग किया तो उसके साथ साथ किसमें किया जाने लगा, गणित में, क्योंकि इसकी उपयोगिता के कारण। इससे क्या होता है, बालकों में अन्वेषक होते हैं, मतलब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। जैसे कि हम लोग साइंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद क्या करते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। उसी तरह से गणित में भी क्या है, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर करके उसको क्या करते हैं, जब तक उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता तब तक क्या करते हैं, खोजते रहते हैं। तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं। यह हमारी वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है, अगला टॉपिक से संबंधित है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद नीतियों के माध्यम से मूल्यांकन। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, आकलन और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ प्रतिपुष्टि करते रहते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है, अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो मूल्यों को आंकना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होती है, एक सतत प्रक्रिया है। मतलब क्या, ये कंटिन्यू चलती रहती है, समय समय पे भी होती है, व्यापक भी होती है। उससे क्या होता है, तो ये क्या है, हमारी सतत प्रक्रिया है। और इसके साथ साथ हमें क्या प्राप्त होता है, प्रतिपुष्टि, जिसे क्या कहते हैं, फीडबैक, कि हमारा जो हमने जो पढ़ाया है बच्चों को, वो बच्चों को कितना आया और कितना हमें और मेहनत करना है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है, और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अभिव्यक्ति क्षमता अनुभूति आदि का मापन करना है। मतलब कि बालकों की अभिव्यक्ति में कितना सुधार हुआ है, कितना वो पहले से इंप्रूव हुए हैं, क्षमता उनकी कैपेसिटी में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, अनुभूति वो कितना अच्छे से ज्यादा समझने लगे हैं चीजों को, आदि का मापन करना है। और मूल्यांकन क्या कहा, हमने कहा ना, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। एक अध्यापक 10 से 30% समय आकलन पर खर्च करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो आकलन करते रहते हैं, वो कक्षा कक्ष में भी होता रहता है और कुछ समय अंतराल भी होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन का लाभ या महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। इसका महत्व क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, उसको देखते हैं या किस लिए जरूरी होता है। तो पहला पॉइंट है, छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, छात्रों को अध्ययन के लिए क्या करता है, अग्रसित करता है। मतलब क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इससे क्या होता है, बालक एकदम क्या होते हैं, एकदम सचेत हो जाते हैं और रुचि भी लेने लगते हैं कि हाँ अभी नहीं पूछेंगे जैसे सर है, अगर मूल्यांकन कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा, हाँ अभी अगर नहीं बताएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, या फिर सर हमको बोलेंगे। चलिए इससे क्या होगा, बालक भी क्या होगा, अग्रसित, मतलब वो भी मतलब रहेंगे कि हाँ सर हमसे पूछेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। तो उनका मूल्यांकन ऐसा ही होता रहता है। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में भी क्या होती है, सहायता करता है। व्यक्तिगत में भी क्या करता है, मार्गदर्शन में भी क्या करता है, सहायता करता है मूल्यांकन। तीसरा पॉइंट है,
शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी क्या होता है, ये सहायक होता है। जो शिक्षण के उद्देश्य है उसमें उसकी प्राप्ति में भी क्या होता है, मूल्यांकन हमारा सहायक होता है। अगला पॉइंट है बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा यही है कि बच्चों की कमजोरियों को जानने में क्या होता है, ये सहायक होता है। मूल्यांकन द्वारा हम जान पाते हैं कि बच्चों में क्या कमजोरियां हैं और कितना उनको इंप्रूवमेंट करना, उनका निदान कैसे करना, उपचार कैसे करना। निदान जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों का उपचार करेंगे। तो ये सब मूल्यांकन के द्वारा ही जान सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों की प्रगति में सहायक है। हाँ, बच्चे किस हिसाब से वो उनकी प्रगति हो रही है, बच्चों में किस तरह से प्रगति हो रही है, वो भी मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात करेंगे। अगला पॉइंट है शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी क्या है, ये सहायक है। इसके पर डिपेंड करता है, तो इसलिए क्या है, शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में भी क्या है, ये सहायक है। अगला पॉइंट देखते हैं, ले मूल्यांकन के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो पहला है हमारा अनौपचारिक, निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जल्दी देखते हैं। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन सहायक है। मतलब कि लगातार फीडबैक लेने के लिए किस मूल्यांकन का प्रयोग करते जाता था, अनौपचारिक, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अध्यापक पढ़ाते समय या जांच करते हैं कि बच्चे ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को क्या क्या है, अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से ही किया जाता है। ये क्या होता है, जो हमारा अनौपचारिक मूल्यांकन या जिसे कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन जो है, वह कक्षा कक्ष में ही बीच बीच में भी किया जा सकता है। सॉरी। इससे क्या होता है, बच्चों की अनुभूतियां, अभिव्यक्तियां और ज्ञान, मतलब कि उन्होंने कितना समझा, कितना वो बता रहे हैं और उनके अंदर कितना ज्ञान ग्रहण किए हैं, यह किसके द्वारा होता है, अनौपचारिक या रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है, जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप हम। अगला है औपचारिक, योगात्मक, संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे क्या कहते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन। यह है योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। यह कब होता है, सत्र के अंत में होता है। वो क्या होता है, कक्षा कक्ष में कभी भी होता रहता है, हर समय होता है, सतत समय में होता रहता है। ये क्या होता है, सत्र के अंत में। जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, हाफ ईयरली, एनुअल, तो ये हमारा क्या होता है, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, या साल में केवल 2 बार, सितंबर और मार्च में, ये समय तो अब चेंज भी होता रहता है, इसको हम उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं और पूरे वर्ष भर के बच्चों की उपलब्धि का सहारा देता है। जैसे कि हमारा जो जैसे कि हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं और एनुअल एग्जाम बच्चों को जैसे होता है, वह किसके आधार पर होता है, उससे ही क्या होता है, लास्ट में एक आपको रिजल्ट मिलता है, उससे ही मालूम होता है कि बच्चों ने कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितना नहीं किया है, उनके पूरे मार्क्स का उसमें क्या होता है, ब्यौरा होता है। तो वह किसके द्वारा होता है, औपचारिक या योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा। या साल में 2 बार जैसे होता है, कभी अब तो क्या नाम है, और स्कूलों में ऐसा होने लगा, यूनिट टेस्ट भी होता रहता है साथ में, वो हमारा सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाता है। जो क्या होता है, औपचारिक वो क्या होता है, अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और ये हमारा क्या होता है, जो हाफ ईयरली और एनुअल होता है, वो हमारा क्या होता है, औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब अगला देखते हैं निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वह जो बच्चे असफल हो रहे हैं, उनके असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तीसरा है हमारा क्या है, तीसरा टाइप है हमारा मूल्यांकन का, निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें हम ये जानते हैं, वह जो बच्चे असफल हो रहे हैं, उनके असफलता का कारण, मतलब किस कारण वह क्या असफल हो रहे हैं, उनके जानने का क्या करेंगे, प्रयास करते हैं। इससे निदानात्मक मूल्यांकन में, जिससे निदानात्मक मूल्यांकन अगर मालूम हो जाए कि बच्चे किस कारण से
असफल हो रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे सभी टीचर बंधु लगे हुए हैं एकदम जी जान से, तो आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी क्लासेस को शेयर भी करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।